नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत चीन को लेकर हम करने वाले हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के बाद लद्दाख के ऊपर चीन ने एक बार फिर से दावा ठोक दिया है और सीधे तौर पर इस बार उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि यह फैसला भारत का है, चीन पे लागू नहीं होता है। क्या कुछ लद्दाख को लेकर चीन की तरफ से कहा गया, क्या लद्दाख का इतिहास है और क्या लद्दाख का आगे फ्यूचर होने वाला है, इसके ऊपर डिटेल से आज बातचीत हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस वक्त जमीन के ऊपर भारत और चीन आमने सामने है, उसी वक्त चीन को भारत का खौफ मलक्का स्टेट में सता भी रहा है, क्योंकि चीन ये मान चुका है, ये ठान चुका है कि आज नहीं तो कल ताइवान के ऊपर उसने हमला करना है। लेकिन चीन को यह भी डर है कि अगर भारत थोड़ा सा भी हिंद महासागर में एक्टिव हुआ तो फिर उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। दो ऐसे मुद्दे जिन पे बात हम बहुत डिटेल से आज करने वाले हैं, क्योंकि भारत की अखंडता सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और साथ ही साथ बात इजराइल हमास जंग की भी होगी, क्योंकि पहली बार हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने माना है कि हां, हम इजराइल को मान्यता देने को तैयार हैं। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अरुणाचल के बाद लद्दाख पर चीन का दावा। लद्दाख हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। माओ निंग प्रवक्ता चीनी विदेश मंत्रालय, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत, यह भी चीन ने कहा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार नहीं है। अरुणाचल के बाद लद्दाख पर चीन का दावा। लद्दाख हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। माओ निंग, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत, चीन ने कहा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं, माओ निंग। बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल के बाद लद्दाख पर चीन का दावा। लद्दाख हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। माओ निंग, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत है। क्या कुछ चीन की प्रवक्ता माओ निंग की तरफ से कहा गया, जल्दी से हम आपको बता दें, फिर लद्दाख का थोड़ा सा छोटा सा इतिहास भी आपको बताएंगे। देखिए, माओ निंग प्रवक्ता चीनी विदेश मंत्रालय कहती हैं एक सवाल के जवाब में कि इस फैसले का बीजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा यानी कि लद्दाख हमेशा से चीन का रहा है। चीन ने आगे कहा, हमने कभी भी भारत के एक तरफा और अवैध तौर पर स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है। ये बातें लद्दाख को लेकर कही गई हैं। इससे पहले अरुणाचल को लेकर चीन की तरफ से कई बार दावा ठोका गया, लेकिन अब लद्दाख को लेकर जो बात कही है वो आने वाले वक्त में एक दोनों देशों के बीच एक बड़ा संग्राम का कारण, तनाव का कारण, जंग का कारण बन सकता है। लेकिन लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। लद्दाख का इतिहास और चीन का दावा। 13वीं शताब्दी लद्दाख ने तिब्बत से धार्मिक मार्गदर्शन लिया। लेकिन आपको याद रखना होगा कि लद्दाख और तिब्बत और चीन उस वक्त अलग थे। तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था। ये 13वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं। लद्दाख ने तिब्बत से धार्मिक मार्गदर्शन लिया। नेक्स्ट ग्राफिक्स। राजा लोहोचन लद्दाख को पुनः संगठित करते हैं। नामग्याल वंश की वो नींव रखते हैं। उसके बाद सन 1594 में बाल्टी राजा अली शेर खां का लद्दाख के ऊपर हमला होता है। बाल्टी यानी कि बाल्टिस्तान के राजा। लद्दाख की हार, मगर शेर खां ने कब्जा लद्दाख पर नहीं किया, कुछ शर्तों के साथ। यहां पर आपको कहीं चीन नजर नहीं आएगा। 17वीं शताब्दी तिब्बत भूटान की लड़ाई में भूटान का साथ जो है वो लद्दाख की तरफ से दिया गया। 1679 से 1684 तक
तिब्बत ने लद्दाख के ऊपर हमला किया। 1834 जनरल जोरावर सिंह का लद्दाख पर हमला। जंग के बाद लद्दाख को जीत लिया गया। 1842 विद्रोह हुआ जिसे कुचल दिया गया। 1885 कई अंग्रेज लद्दाख में एज ए टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। 1947 में महाराजा हरि सिंह विलय पे साइन करते हैं और जब विलय होता है तो उसी वक्त जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। जम्मू कश्मीर का हिस्सा था उस वक्त लद्दाख। पाक सेना का उसी वक्त 1947 में हमला होता है। भारत लद्दाख और पूरे जम्मू कश्मीर को बचाता है। 1950 पाक ने चीन को दिया अक्साई चिन्ह और जब अक्साई चिन्ह पे चीन पहुंचता है तो फिर उसके दिल में अरमान जागता है कि क्यों ना हम लद्दाख के ऊपर भी कब्जा कर लें और फिर धीरे धीरे लद्दाख की तरफ वो अपने पैर बढ़ाना शुरू करता है और मैक मनमोहन रेखा से मानने से वो इनकार कर देता है। इसको समझेंगे हम। दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स, एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। डॉक्टर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र। जय हिंद आपको भी। जी नमस्कार। जय हिंद। अनुपम जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा। किस प्रकार से चीन के विदेश मंत्रालय के इस बयान को देखें, क्योंकि इतिहास के झरोके में जब हम जाते हैं तो कहीं ये नहीं पाते हैं कि लद्दाख कभी चीन का हिस्सा था और तो और तिब्बत भी कभी चीन का हिस्सा नहीं था। उस पर भी 1950 के आसपास आके कब्जा किया। तो कैसे चीन ये दावा ठोक सकता है ऐसा? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं JK24 न्यूज 7 की टीम को, आपके साथ सबको ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी खोजी पत्रकारिता दिखाई है। आपके दर्शकों को लद्दाख का पूरा इतिहास दिखाया है, लद्दाख में कैसे सिलसिलेवार ढंग से चीजें बदली हैं ये आपने दिखाई है। वाकई में काबिले तारीफ है। जनरली इतनी गहराई में लोग नहीं जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। तो निश्चित तौर पर चीन का जो रवैया पिछले मैं कहूंगा 1 दशक से, जब से वर्तमान राष्ट्रपति वहां पर सत्ता में आए हैं सन 2013 से, उस समय से चीन का रवैया बदला है और चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश करता रहा है। उसको पता है कि भारत के साथ युद्ध फिलहाल नहीं होने वाला है, लेकिन भारत को परेशान करना ये शी जिनपिंग के ऑफिस की एक लगातार एक प्रक्रिया रही है और उसी के ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। माओ निंग जो कह रही हैं उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ इस बात को जरूर सीखना चाहिए किस तरह से आप एक शांतिप्रिय पड़ोसी को परेशान कर सकते हैं। भारत यहीं पर डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं एक कदम पीछे दिखता है। हालांकि भारत की डिप्लोमेसी इस समय बहुत प्रोएक्टिव है, लेकिन भारत जितनी तेजी से तिब्बत का प्रश्न खड़ा करना चाहिए था उतनी तेजी से शायद नहीं कर रहा है। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से चीन की इतनी हिमाकत बढ़ जाती है कि लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम और इवन कुछ डोकलाम इलाका जो भूटान के साथ मिला हुआ था, बीच का जो इलाका है, उन सब मुद्दों पर बहुत मुखर होकर के बात करता है। तो अब वक्त आ गया है, जैसे मैं आपके कई प्रोग्राम से पहले बता चुका हूं, कि जब तक चीन को चीन की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, चीन ऐसी ही हरकतें करता रहेगा। चाहे आप जमीन पर विवाद देख लें, सैनिकों के साथ मुठभेड़ें देख लें, चाहे इंक्रोचमेंट्स देख लें, और उसके बाद ये जो एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास है इस तरह के बयान दे करके, वो भारत के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि चीन को भी पता है कि समंदर के अंदर जहां पर चीन की थोड़ा कुछ कमजोर कड़ियां हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट, जैसे इंडियन ओशन के ऊपर व्यापार करने की उसकी जो प्रवृत्ति है, कब्जा करने की प्रवृत्ति है, उस पर भारत बहुत बड़ा रोड़ा है। तो भारत को फिलहाल वो समंदर पे चैलेंज न करके जमीन में उकसाने की कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत इन सब चीजों में उलझ कर रह जाए। और चीन का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, पूरे इंडो पैसिफिक के ऊपर एक अपना निर्बाध व्यापार का मार्ग खोल लेना, जिसे भारत उसके लिए रोड़ा लग रहा था, उसकी तरफ चीन पहुंचना चाहता है। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति है, और इसके ऊपर जब तक हमको जवाबी हमला नहीं करेंगे, तब तक हमको ऐसे ही बयानात सुनने को मिलते रहेंगे। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि चाहे उइगुर मुसलमानों का मुद्दा हो,
चाहे तिब्बत का मुद्दा हो जी। और चाहे चीन के अंदर तमाम अलग अलग जगहों पर सिंकियांग वगैरह में, इंडर मंगोलिया में जो वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन चीन करता है, उन सबको विश्व पटल पर उठाना बहुत जरूरी है। और भारत जब तक इस चीज को बहुत मुखर होकर के नहीं उठाएगा, तब तक चीन भारत के ऊपर डिप्लोमेटिकली इस तरह की बयानबाजी करता रहेगा। ठीक है डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत अहम चीजें अनुपम सर ने कही है, लेकिन जिस प्रकार से हम 2019 के बाद में से अलग, एक 2019 से पहले भारत चीन का रिश्ता अलग था और उसके बाद से एक अलग रिश्ता निकलकर सामने आया है। एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा एक परेशानी का कारण बन रहा है, वो पाकिस्तान के बाद अब चीन बन चुका है। दो तीन चीजें मैं सर समझना चाहूंगा आपसे। हम लद्दाख की बात कर लें, हम सिक्किम की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, तीनों राज्यों को लेकर चीन वक्त वक्त पे अपना दावा ठोक रहा है। क्या ये जो चीन का दावा है ये आने वाले वक्त में एक बड़े संघर्ष का कारण नहीं बन सकता है? दूसरी चीज, माना जाता था कि सैन्य तौर पे जब टकराव होता है तो राजनीतिक तौर पे चीजों को सुलझा लिया जाता है, लेकिन यहां पे हम उसका भी अभाव देख रहे हैं। चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, या कोई दूसरी समिट हो, SCO की समिट हो, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच जो रिश्ते हैं, जिनमें जो तकरार है, वो भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। नहीं, देखिए राजेश जी, भारत ने खासकर अगर हम बात करें 2014 के बाद, तो मैं सिर्फ ये नहीं मानता हूं कि चीन ही हमें उकसा रहा है जी। कहीं न कहीं जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला, हम भी चीन को उकसा रहे हैं और उसका जवाब हम बहुत अच्छे तरीके से चीन को दे रहे हैं। चाहे वो क्वाड की समिट्स हों, चाहे प्रधानमंत्री का इंडिपेंडेंस डे पे बिना चीन का नाम लिए दिया गया भाषण हो, और तमाम ऐसी चीजें हैं। भारत ने खुल के चीन की विस्तारवादी नीति को, चीन की जो है साम्राज्यवादी नीति को, उसकी आलोचना की है और चीन को भारत ने भी घेरने की कोशिश की है। और आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम इस मुद्दे पे आए लद्दाख के, जी। तो वो भारत को पता है कि माओ की 5 फिंगर पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें हमारा जो है सिक्किम भी था, अरुणाचल प्रदेश भी था, लद्दाख भी था, तिब्बत भी था और भूटान और नेपाल भी थे। इसीलिए भारत बार बार नेपाल और भूटान को सचेत करता है कि आपको कभी भी चीन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। चीन जिस तरीके से आपको एक लुभावने वादे करके आपको सस्ते दर पे जो है कर्ज का जो है प्रॉमिस करके आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की जो रणनीति है, आप देखिए, चाहे वो ताइवान के साथ रही हो, चाहे हांगकांग में रही हो और चाहे पड़ोसी देशों के साथ रही हो, चीन की बहुत साफ सुथरी रणनीति है कि पहले जो है उस देश को एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर भी बोलते हैं, करके उनको डीस्टेबलाइज करो। चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, मतलब वो आपको अस्थिर करने की बार बार चीन ने कोशिश की है। और मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा जो हमें आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है, जो एक टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है कि भारत ने भी अब उसी टर्म्स और कंडीशंस में जवाब देना सीख लिया है। चाहे वो कूटनीति में हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पे हो, भारत ने खुल के चीन की आलोचना की है। और हमारी जो नीति थी, जिस तरीके से 2014 के पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अंडर डेवलप्ड बॉर्डर आर मोर सेफ देन डेवलप्ड बॉर्डर, की मतलब हमने कहा कि अगर आप वहां पे डेवलपमेंट करेंगे तो हम भी अपने बॉर्डर पे डेवलपमेंट करेंगे, और यही टकराव का सबसे बड़ा कारण है। और चीन कभी भी, जो आपने तमाम मंचों पे चर्चा की, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चीन कभी भी तैयार नहीं होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई भी एग्रीमेंट हो। चीन भारत को डीस्टेबलाइज करके रखना चाहता है। वो कोशिश में लगा हुआ है किस तरीके से ज्यादा जो है क्षेत्र, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अभी डिमार्केटेड नहीं है, कुछ ऐसे एरियाज हैं, वहां पे ज्यादा क्षेत्रों में अपना नियंत्रण बना ले, और इस तरीके से भारत को हमेशा वो डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इसका जवाब कैसे हो सकता है? आप तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाएंगे, आप उइगर मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, आप मलक्का स्टेट में थोड़ी सी टाइट नहीं करेंगे, तो जवाब कैसे होगा सर? आप तो ये भी कहते हैं कि ना हमारी यहाँ पर कोई आया, ना पोस्ट किसी के कब्जे में है। सर महेंद्र जी,
देखिए देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं राजेश मैं बिल्कुल जी। महेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी। जी, भारत ने कोशिश की है। आप देखिए, एक दिन में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। कूटनीति पे बात करें, हमें एक ये भी ध्यान देना हो कि आज हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। हम एकदम से तमाम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी निर्भरता है, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए और बाकी क्षेत्रों में चीन के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के में जो सेल्स हैं, सिलिकॉन सेल्स हैं, उसमें जो हमारी निर्भरता है उसको हम धीरे धीरे कम करें। एकदम से जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कहां से भरपाई करेंगे? हमारे तमाम, आप देखिए हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जी जो 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 पूरा का पूरा रॉ मटेरियल हमारा वहां पे निर्भर करता है। तो हमने कोशिश की है कि जो हमारी निर्भरता है खासकर व्यापार और बाकी क्षेत्रों में, और जो हमारा एग्रेशन है, जो चीन को काउंटर करने की हमारी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीति है, उसमें हमने संतुलन बैठाने की कोशिश की है। अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि एकदम से चीन के ऊपर आक्रमण करते हुए नजर आए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो है वो ट्रेड डेफिसिट हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और लेकिन अगर सरकार मैं खुल के। राजनीतिक लेवल पे आपसे डॉक्टर महेंद्र ये पूछना चाहूं कि 3-4 साल हो गए, कोई एक बातचीत नहीं हुई है बड़ी टॉप लीडरशिप में, क्या ये भी एक जो कहें कि भरोसा ना होना एक बड़ा कारण है एक दूसरे पर? नहीं तो बातचीत, भारत ने यही तो संदेश देने की कोशिश की है कि बातचीत करने से क्या फायदा होगा। हमने हमने साबरमती बैंक्स पे हमने बातचीत की, लेकिन उसका हमें हमें क्या नतीजा मिला? तो भारत ने यही कहा है कि अगर हमें अच्छे रिश्ते, यही संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमें अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होगा, एक दूसरे से मित्रता बड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक तरफ डायलॉग करें, खासकर जो जो हमने पाकिस्तान के साथ भी नीति अपना रखी है कि जी बातचीत एक तरफ रहे और एक तरफ आप सीमा पे संघर्ष जो है हमारे सैनिकों के ऊपर आप आक्रमण करते रहे। यही ठीक है, मैसेज देने की चलिए मैं भारत ने आता हूं कोशिश आपके की है। पास, आता हूं मैं अनुपम जी आपके पास रहा हूं। 2-3 सवाल जो मैं आपसे अब समझना चाहूंगा। हम 2000 पहले डोकलाम देख चुके हैं 2017 में, 2020 में हमने गलवान देखा, 2022 में हमने यांगत्से देखा। ये झड़पें बताने के लिए काफी हैं कि एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं, क्योंकि 2020 के बाद से अभी भी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट वहां पर की जा चुकी है। आपने 2-3 पॉइंट बड़े अहम कहे कि आप तिब्बत का मसला उठाइए, उइगर मुसलमानों का उठाइए, लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या हम अक्साई चीन का मुद्दा नहीं उठा सकते? वो भी तो हमारा हिस्सा था। देखिए राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और चीन जैसे दुश्मन के साथ जब तक आप प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच नहीं दिखाएंगे, चीन आपको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। आपने कुछ जगहों के नाम गिनाए, मैं उसमें जोड़ देता हूं। उत्तराखंड में भी कई सारी झड़पें देखने को मिली थी चीनी सैनिकों के साथ, जी हमारे सैनिकों की। उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो चीन लगातार अपनी तरफ हिमालय के उस पार कर रहा है और भारत उसको करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये चीजें काफी हैं भारत को जवाब देने के लिए। भारत को जवाब देना चाहिए। सिर्फ अब संकेतों से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की बात से मैं पूरी तरह संतुष्ट था कि भारत कोशिश कर रहा है, संकेत दे रहा है कि चीन को समझना चाहिए। लेकिन चीन एक ऐसा पड़ोसी है जो आपके संकेतों को नहीं समझने वाला है, वो इसको आपकी कमजोरी मानता है। और चीन की हमेशा एक कोशिश रही। देखिए ताइवान का एक मुद्दा बहुत अच्छा उदाहरण है। ताइवान ने कभी चीन के साथ युद्ध जैसे हालात क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन चीन फिर भी उसके ऊपर आक्रामक रहा, लगातार आक्रामक रहा। और लग रहा है आज नहीं तो कल ताइवान के ऊपर अटैक कर ही देगा। जी उसे समझना चाहिए हमको कि जो चीन के खिलाफ मुखर होकर के विरोध नहीं करता है, जो चीन के खिलाफ प्रोएक्टिव नहीं होता है, जो चीन को तमाम दुनिया की बाजारों में, दुनिया के तमाम मंचों में नंगा नहीं करता है, उस देश के ऊपर चीन हमलावर होने की कोशिश करता है। यही चीन की रणनीति रही। अब वो कर्ज के जाल में फंसा करके बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से वो अलग इश्यूज है, लेकिन बिल्कुल। हकीकत ये है कि जब तक चीन को उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, हम कोरोना को भूल जाते हैं। भारत ने कितनी बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुले तौर पर चीन का नाम लिया है, मुझे गिना दीजिए। शायद आप उंगलियों में गिन सकते हैं, 1-2 बार, वो भी छोटे मंचों पर किया हो, लेकिन कभी भारत ने अपने मुंह से नहीं कहा कि चीन की तरफ से या भारत की बड़ी लीडरशिप ने चीन पर गले में नहीं खड़ा किया है, जबकि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और तमाम कई नेशन से किया है। तो जी भारत को इस तरह की अप्रोच दिखानी पड़ेगी। आपको उइगुर मुसलमानों की चिंता होनी चाहिए बिल्कुल। कि चीन के जो मानवाधिकारों का वहां पर उल्लंघन कर रहा है, जो आम नागरिकों को लगातार प्रताड़ित कर रहा है, उनको बैरकों में नाजियों की तरह, जैसे नाजियों ने किया था वैसा कर रहा है,
तो आखिर उसकी तरफ कौन बोलेगा? क्योंकि इस्लामिक नेशंस जो कि मुसलमानों का बहुत बड़ा सिरमौर होने का दावा करते हैं, जी वो अपने ही पचड़ों में फंसे हुए हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते, एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के नाते भारत को तमाम मंचों में उइगुर मुसलमानों के बिल्कुल बारे सर, में बोलना जैसे पड़ेगा, को तीर तैसे को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जी, जैसे को तैसा जवाब बहुत जरूरी है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं, बात उइगर की नहीं, बात तिब्बत की नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जाए तो जो आतंक फैल रहा है, म्यांमार के अंदर जो हालात हैं, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो गोला बारूद मिल रहा है, जिस प्रकार से यूएन के अंदर चीन को आतंकियों को बचा रहा है, ये शायद वो वक्त आ चुका है कि चीन के नकाब को तमाम मंचों पर उतारा जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि ये चीन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है ताइवान की। चीन को ताइवान से ज्यादा भारत अमेरिका की टेंशन है, लेकिन कैसे, ये जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए और फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। ड्रैगन को अमेरिका की टेंशन। 1979 में ताइवान के साथ एक अमेरिका का समझौता होता है कि आपके साथ हर मुसीबत में खड़े रहेंगे, जंग में मदद करेंगे, आधुनिक हथियार आपको देंगे। जापान में अमेरिका की सेना तैनात है। फिलीपींस में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं। गुआम जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। साउथ कोरिया में अमेरिका मौजूद है। और जैसा मैंने कहा कि 1979 की संधि अमेरिका को मजबूर करती है कि अगर चीन ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका को उस जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। और यह वो कारण है जिस कारण शी जिनपिंग नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से अभी तक वो कदम नहीं उठा पाए हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में जाने से पहले जिनपिंग ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहेंगे ताकि अपनी जनता को बता सकें कि देखिए मैंने क्या कुछ किया है। लेकिन भारत भी एक बड़ा अहम कारण है। ड्रैगन में भारत का खौफ क्यों है? भारत के साथ एलएसी पर तनाव है। हिंद महासागर में भारत मजबूत प्लेयर है। मलक्का स्टेट में फंस सकता है चीन। नेक्स्ट ग्राफिक्स। मलक्का स्टेट से चीन को तेल की सप्लाई होती है। हर रोज यहां से चीन के 60 तेल के जहाज गुजरते हैं। चीन का 60% तेल, 17% गैस यहीं से जाती है। ये फिगर्स बता रहे हैं कि जो मलक्का स्टेट है चीन के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अहम पॉइंट, चीन के तेल आयात में 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसे आगे हम समझना चाहेंगे कि क्या चीन धीरे धीरे तेल को जमा करने में लगा है, गैस को जमा करने में लगा है, ताकि अगर वो ताइवान की तरफ जाए तो मलक्का स्टेट का जो असर है वो महीने 2 महीने में उसके ऊपर असर ना करे। अगर भारत वहां पर ब्लॉकेज उसे करता है, भारत यही रोक सकता है चीनी जहाज। हिंद महासागर में चीन का एक सैन्य बेस है लेकिन उसे एयर सपोर्ट नहीं है। यह पॉइंट बहुत अहम है। महेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिस प्रकार से चीन का विस्तार बात जारी है, जिस प्रकार से लगातार वो ताइवान की सीमा के ऊपर कभी एयरक्राफ्ट भेजता है, कभी समुद्री जहाज भेजता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जाने से पहले जिनपिंग चाहेंगे ताइवान का एकीकरण चीन के साथ हो। लेकिन शायद रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका और भारत। देखिए राजेश जी, फिलहाल मुझे जो लगता है कि जो एक आक्रामक रूप चीन ने अपना रखा है उसका शॉर्ट टर्म गोल है जी कि ताइवान में जो होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसको किस तरीके से प्रभावित किया जा सके और किस तरीके से जो एक प्रो चाइना जो चीन ने अपना कैंडिडेट उसमें उतार रखा है, किस तरीके से उनको जिताया जा सके। तो एक पूरे की पूरी एक कैंपेन है कि किस तरीके से वहां पे पब्लिक ओपिनियन जो चाइना समर्थित उम्मीदवार हैं उनके फेवर में लाया जा सके। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इस चुनाव को जो है वॉर वर्सेस पीस बना दिया गया कि अगर आपको शांति चाहिए तो चीन समर्थित उम्मीदवार के तरफ आए और नहीं तो युद्ध जो है होने वाला। इस तरीके से कोशिश की जा रही है वहां की जनता को प्रभावित करने के लिए। ये तो अभी शॉर्ट टर्म जो है गोल चीन का वहां पे दिखाई देता है। दूसरी तरफ निश्चित रूप से चीन एकदम से डटा हुआ है कि किसी भी कीमत पे वो ताइवान को जो है अपने साथ मिलाना चाहता है और
अमेरिका ने भी एक समय था जब उसने जो है वन टू नेशन थ्योरी को जो है माना था, और ये जो है लेकिन अमेरिका में आज जो लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में काफी लोग जो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, वो हमेशा से जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी आती हैं, तमाम जो है सुरक्षा जो संबंधी जो समस्याएं थी उसको दरकिनार करके जी वो ताइवान की यात्रा करती हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि वहां पे लोकतांत्रिक जो है तरीके से चुनी हुई सरकार रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन अपना क्लेम जो है ताइवान पे बनाए हुए है, और कभी भी वो आक्रामक रुख अपना सकता है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है चीन की नीतियों के बारे में, चीन सीधे रूप से फिलहाल किसी भी युद्ध में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है जिस सर। तरीके से, क्योंकि उस पूरा का पूरा फोकस उसको अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में बनाने में है। और इस समय जिस प्रकार से चीन जो है की अर्थव्यवस्था एक मंदी आप कह सकते हैं, एक स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है, ऐसे में इस तरीके का एडवेंचर चीन खासकर अगर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध से थोड़ी सी भी सीख लेगा तो वो तो सीधे नहीं उसमें उलझेगा। चलिए मैं नहीं उतरेगा। अनुपम जी आपके पास और 2-3 पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा। क्या रूस यूक्रेन जंग का इंतजार जिनपिंग कर रहे हैं कि क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद ताइवान की तरफ जा सकते हैं? मलक्का स्टेट भारत के लिहाज से क्या वाकई में चीन की गर्दन दबोचने की जगह है? और सबसे अहम पॉइंट जो बड़ा बारीक था कि 12% तेल का इजाफा हर महीने चीन की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या हम ये मान के ना चलें कि चीन ये समझ चुका है कि आने वाले वक्त में हम अगर ताइवान की तरफ जाते हैं तो मलक्का स्टेट पे अमेरिका और भारत मुझ पे कंट्रोल करेंगे, तो मैं तेल रिजर्व अपने पास रखूं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है सर? पर राजेश जी, इसकी पॉसिबिलिटी जबरदस्त तरीके से बनती है, क्योंकि चीन को भी पता है कि जिस तरह से अमेरिका की तैयारियां साउथ चाइना सी, जापान सी और उसके आसपास के इलाकों में है, चीन के लिए ताइवान पर हमला और उसको जीत लेना केक वॉक नहीं रहने वाला है। चीन को बहुत मुश्किल होगी। और जैसा आपने कहा, मलक्का स्ट्रेट जहां से चीन का 60% एनर्जी का व्यापार होता है, उस गलियारे में जहां पर भारत की पकड़ मजबूत है, भारत जब चाहे चीन के इस आयात को रोक सकता है। निश्चित तौर पर चीन को यह भी पता है कि भारत द्वारा इस एनर्जी व्यापार को रोक देने का मतलब है भारत के साथ सीधे जंग में उतर जाना। यानी कि अगर भारत ने ऐसा किया तो हिमालयन क्षेत्रों में भारत के साथ चीन की जंग निश्चित हो जाएगी। भारत की और चीन की सेनाएं आपको युद्ध लड़ते हुए दिखने लगेंगी। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि चीन के लिए कई मोर्चे एक साथ खुल जाएंगे। ताइवान का मोर्चा, अमेरिका का मोर्चा और भारत का मोर्चा। और चीन की कम से कम आज की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो 3 मोर्चों पर एक साथ बड़ी लड़ाइयां लड़ सके। इसलिए मैं भी ये सहमत हूं कि फिलहाल चीन मिस एडवेंचर नहीं करेगा ताइवान के ऊपर। लेकिन हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि चीन तैयारियां जरूर कर रहा है कि आज न सही कल न सही शी जिनपिंग आने वाले वर्षों के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके एनर्जी के सोर्सेस इतने जमा कर लिए जाएं ताकि अगर कभी इस तरह का एडवेंचर करने की नौबत आ गई या सिचुएशन बन गई तो चीन उसको अंजाम दे सके। ठीक साहब, अब चलिए। रहा प्रश्न, आपने कहा था कि क्या क्या मैं खत्म कर रहा हूं, क्या रूस यूक्रेन युद्ध का जो निष्कर्ष होगा वो इसको प्रभावित करेगा? तो मुझे लगता है रूस यूक्रेन युद्ध का निष्कर्ष अब कुछ अलग नहीं निकलने वाला है। वो जो जंग है वो लगातार चलती रहेगी, उसमें रूस लगभग जीत चुका है, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। और ये सच्चाई है, क्योंकि अब लड़ाइयां पिछले सदी की तरह नहीं होती हैं जब कोई परमानेंट तरीके से हार जाता था, कोई जीत जाता था। अब लड़ाइयां दशकों तक चलेंगी और रूस गिरा रहेगा तो इन सबक से चाहे तो दुश्मन को उस वक्त तक मत छोड़ो जब तक दुश्मन का आखिरी सिपाही खत्म नहीं हो जाता। और जिस प्रकार से तमाम प्रेशर आए इजराइल के ऊपर, यूएन ने बोला, ईरान ने बोला, टर्की ने बोला, तमाम देशों ने दबाव बनाया, लेकिन इजराइल नहीं झुका सर। और आज हम देख रहे हैं कि हमास घुटनों के बल आके कह रहा है कि नहीं, युद्ध विराम कर लीजिए, हमें बख्श दीजिए। देखिए राजेश जी, इजराइल की सबसे बड़ी जीत मैं इस चीज को मानता हूं कि उसने दुनिया भर की जो एक ह्यूमन वॉच की, जो ह्यूमन राइट्स के जो पक्षधर लोग हैं, जो लगातार इस तरह के हमलों की निंदा कर रहे थे, जो लोग लगातार कोलैटरल डैमेजेस को मुद्दा बना करके इजराइल के ऊपर आरोप मढ़ रहे थे, उनको जवाब दिया है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। नेतान्याहू ने जिस दिन ये फैसला लिया था कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करेंगे, वो करके दिखा रहे हैं।
और इजराइल इसी बात के लिए जाना जाता है। देखिए, आप इजराइल के का जो पूरा इतिहास देखें 1948 के बाद से, वो कभी भी विदेशी चुनौतियों के सामने नहीं झुका है, और वो लगातार, चाहे उसको अमेरिका का बैकअप हो, इसको एक बहुत बड़ा वजह मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने नागरिकों की, अपने सैनिकों की जान की कीमत जानता है। और हमने कई बार देखा है कि एक सैनिक जब उनका मारा जाता है तो उसके बदले में वो फलस्तीन की कॉलोनियों में टैंक लेकर के चढ़ जाते हैं। हमने कितनी सारी तस्वीरें देखी हैं, कई ह्यूमन राइट्स के जो पक्षधरों ने इसके बारे में मुद्दा उठाया था। तो निश्चित तौर पे देखिए, वाकई में इस बात को मैं भी मानता हूं कि जिस जिस तेजी के साथ इसराइल पलटवार करता है, वो बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उसके बिना आतंकवाद को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जी। इसराइल ने इस बात को समझाया है कि आप आतंकवाद को कभी भी ह्यूमन राइट्स के नजरिए से, या कभी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नजरिए से, या कभी किसी भी रहम के नजरिए से आप नहीं देख सकते। ये एक ऐसा दानव है जो कि जब तक जिंदा रहेगा वो 4 लोगों को और आतंकवादी बनाता रहेगा। इसलिए आतंकवाद का खात्मा का मतलब होना चाहिए आखिरी आतंकवादी तक, और यहां तक कि जो लोग उस आतंकवाद को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं उनको भी खत्म करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। और इजराइल का निश्चित तौर पर, हमने सही कहा है कि इजराइल ये पाठ दुनिया को पढ़ा रहा है, और सबसे ज्यादा इस पाठ को पढ़ने की अगर किसी को आवश्यकता है तो भारत को है, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक आतंकवादी देश पहले से ही बैठा हुआ है, जी। और दूसरा एक देश जो सुपर पावर बनते बनते अब आतंकवाद की राह में जा रहा है। तो ये इनको सबक सिखाना भारत की जिम्मेदारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। अनुपम तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लद्दाख भारत का था, लद्दाख भारत का है, लद्दाख भारत का रहेगा। मसला अब अक्साई चीन का है और पीओके का है। ये भारत का फैसला चीन को पता होना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।